और जब ये वाले सारे पेपर हो जाएंगे ना, कल आपके परसों खत्म हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आपके जो सुपर टेस्ट हैं 25-25 क्वेश्चन के, ठीक है, उनको भी हम सॉल्व करवा देंगे पूरा पूरा। देखें भाई, तो क्वेश्चन है आपका, एज्यूम x रिप्रेजेंट निगेशन ऑफ x, द बुलियन फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू। तो यहां पर आप बता ही लोगे कि x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई और x कॉम्प्लीमेंट y। तो यहां से अगर हम लोग y कॉमन ले लें तो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस y। तो इसमें हम लोग एक थ्योरम होती है, कौन सी थ्योरम? डिमार्गन नहीं लगी गई भाई इसमें, क्या हो रहा है? ठीक है, डिमार्गन नहीं लगेगी। ये वाला x प्लस वाई जेड बराबर x प्लस वाई और x प्लस जेड। तो यहां पर ये लिखा है x प्लस वाई जेड, तो हम लोग लगाएंगे तो y प्लस वाई बार और y प्लस एक्स बार। तो y प्लस वाई बार कितना? 1। तो ये x बार प्लस y, तो आंसर आपका ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया, ये लिखा था, इससे हमने पहले y कॉमन लिया, ये हो गया 1, और हमने इसमें कौन सा रूल, y कॉम्प्लीमेंट और y x कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सीपीयू किस मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है? किससे? तो प्राइमरी से। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। अच्छा, आपको ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में पता है? सेकेंडरी तो आप जानते हो, सेकेंडरी मेमोरी जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? लेकिन ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? हाँ, ठीक है, तो सेकेंडरी और ऑक्सिलरी लगभग सेम ही है, समझ पा रहे हो? जो आपकी पेन ड्राइव और ये सब होता है ना, ये सब ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, नाम अलग अलग कह सकते हो, दोनों क्या है, सेम चीजें। क्या पूछा जाता? ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, डायनेमिक रैम कंज्यूम लेस पावर देन स्टैटिक। हाँ, मोर पावर एंड स्लोवर देन स्टैटिक रैम। ठीक है, तो यहां पे ये आपको, यहां पे कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी की बी? हाँ, सी ना। तो ये आपको याद ही करने वाला है, जब आप रैम पढ़ते हो, रोम पढ़ते हो, तो सबसे पहला आप क्या करें कि अपने नोट्स में रैम और रोम पढ़ें और डिफरेंस पढ़ें। ठीक है, फिर जब आप पढ़ते हो क्या, एस रैम और डी रैम, तो दोनों के बारे में पढ़ो और दोनों में डिफरेंस पढ़ो। ठीक है, ऐसे ही जब प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ते हो मेमोरी, तो इनमें भी डिफरेंस पढ़ना है आपको, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे डिफरेंस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? कौन सा ऑप्शन? सी। ऋतिक जी ए बता रहे हैं, कह रहे हैं डायनेमिक। हाँ, ज्यादा पावर कौन कंज्यूम करता है? डायनेमिक मेमोरी ना। डायनेमिक मतलब समझते हो, वर्ड से ही समझ सकते हो, जो बदल रहा हो। डायनेमिक मतलब होता है जो बदल रहा है। तो अब अगर कोई मेमोरी स्टैटिक है, तो इसका मतलब वो साइलेंट मोड में है, साइलेंट मोड में जो काम उसका है वो अपना फिक्स है। लेकिन डायनेमिक का मतलब क्या है, चेंज होता रहेगा, चेंज होगा तो पावर ज्यादा लेगा ही लेगा वो। ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। डायनेमिक रैम कंज्यूम मोर पावर होना चाहिए यार। हाँ, एक बार चेक कर लो आप,
एक बार चेक कर लो, ठीक है, बी ऑप्शन ना। हाँ ठीक है, डायनेमिक है तो इसमें बदलता रहेगा डेटा, और डेटा बदलेगा तो मेमोरी ज्यादा वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा ही करेगा, ठीक है। बाकी हम चेक कर लेंगे, कुछ ऊपर नीचे होगा तो अगली क्लास में बता देंगे। देखें आप, बाइनरी इक्विवेलेंट, तो ये तो आप कर ही लेते हैं, ठीक है। 234 है, तो या तो आप इसको निकाल लिया करो या यहीं से काउंट कर लो। 1 2 4 8 16 32 64 128, तो इसको अगर जोड़ते हो तो 10 और ये 138 और ये 6 और 9, तो 8 6 14 और 9 और 3 13 और 234, तो इतना तो है। लेकिन मैच भी तो कर रहे होंगे, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये और ये नहीं मैच करेंगे, तो यहां पर ये हो जाएंगे गलत। और फिर इसके बाद 0.125 करोगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बाकी मेथड से करोगे तो आपको 2 3 4 का बाइनरी निकालना होगा, तो 1 और 1 7, रिमाइंडर 0, फिर 5 8, रिमाइंडर 1, फिर 2 9, रिमाइंडर 0, फिर 14 दूनी 28, और फिर 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो यहां से आपका 1 1 1 0 1 0 1 0, तो ये जो भी ऑप्शन होगा वो सही। अब आगे आपको 0.125 को बदलना है, तो इसको जब बदलोगे तो ये 0.250 आएगा, फिर यहां पर 0.250 लिखोगे तो ये 0.500 आएगा, और फिर जब आप 0.500 लिखोगे तो ये 1.000 आएगा, तो ये आओगे आपका। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 001, तो आपका ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसको ऑक्टल में बदलना है, तो ऑक्टल में बदलने के लिए 8 से भाग दे देंगे। बाइनरी में बदलना होता तो बाइनरी से 2 से भाग देते हैं, सेम रहेगा। हाँ क्या होगा? तो हमें यहां पर 8 से भाग करना है, तो 8 से जब करोगे तो 8 5 40 बचे 3, 8 चक्कू 32 और 8 तिया 24 बचे 2, और 8 तिया 24 और बचेगा 3, ठीक है। ऐसा आना चाहिए, तो नन ऑफ, सही लिख रहे हैं हम। एक बार चेक कर लो, 8 से करेंगे 8 5 40, 3 बचे, 8 चक्कू 32, 0 लगाया 26, 8 तिया 24, 2 बचे 27, 8 तिया 24 और 3, तो यहां पर जो भी नंबर आएगा उसकी आखिरी बिट 3 होगी, और इसमें 3 कहीं भी है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप करना चाहते हो तो आप 8 से और करो, तो 8 45, 8 छंग 48, तो 8 छंग 48 करेंगे तो कितने बच गए? 6, 40 हो गया, 8 सत्ते 56, बचे कितने? 4, फिर 8 5 40, 3 बचा, और 8 चक्कू 32, तो ये एक बार फिर करेंगे, तो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, तो 35 हो गया, तो 8 तिया 24, 8 चक्कू 32, 3 बचा, और 8 चक्कू 32, 2 बच जाएगा। फिर करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 5 40, फिर यहां से करेंगे तो 8 एकम 8 और बचे 2, तो 8 तिया 24, सही है। फिर 8 एकम 8, 5 13, तो इसको जब आप लिखोगे तो 1 5 1 4 2 1 3, ऐसा आंसर आना चाहिए था। ऐसा ऑप्शन इसमें है नहीं,
क्लियर हो गई? तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ये, तो यहां पर कन्वर्जन पे बेस है, आपको याद है कन्वर्जन? तो आपको अगर देखा जाए तो आपको याद है कि 1 KB में 2 की पावर 10 बाइट्स, फिर 1 MB में 2 की पावर 20 बाइट, फिर 1 GB में तो 2 की पावर 30 बाइट, और 1 TB में 2 की पावर 40 बाइट, 1 PB में 2 की पावर 50 बाइट, 1 EB में 2 की पावर 60 बाइट, फिर 1 ZB 2 की पावर 70 बाइट, फिर 1 YB 80 बाइट, और 1 ब्रोंटो बाइट 2 की पावर 90 बाइट। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि 1 एक्जाबाइट में 10 की पावर में, तो इसको हमको 10 की पावर में लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है? तो यहां पर ये आपका 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 4, ऐसे, और ऐसे, ठीक है? 10 की पावर 27। तो यहां पर कह रहे हैं कि 1 एक्जाबाइट, तो 10 की पावर 8 कहां हुआ? आल आप दीज बता रहे हैं आप लोग? हाँ, 10 की जगह यहां पे 18 है, ऐसे, ठीक है? तो 10 की पावर 18 बाइट, तो 10 की पावर 18 करेंगे तो ये पहला इसमें सही है। फिर इसमें आपसे क्या बोला गया है? 1 जेटाबाइट डिवाइडेड बाई 1000, तो 1 जेटाबाइट ये है, और इसको 10 की पावर 3 से भाग करो तो 10 की पावर 18 आ जाता है, तो 1 EB हो जाएगा, तो ये भी सही है। फिर कह रहे हैं 1 पेटाबाइट को मल्टीप्लाई करो 1000, तो इससे करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये भी आपका सही है। तो ये आपका क्लियर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कैसे बताया? यहां पर ये कहा गया था 1 एक्जाबाइट किसके बराबर? तो 1 एक्जाबाइट 10 की पावर 18 के बराबर। फिर अगला है, कह रहे हैं कि 1 जेटाबाइट में 1000 से डिवाइड कर दो तो 1 EB आता है। तो यहां पर अगर देखें जेटाबाइट में 1000 से डिवाइड करें तो 10 की पावर 18 बनेगा, और वो किसके बराबर है? 1 EB के बराबर। और अगर हम लोग मल्टीप्लाई इसमें कर दें 10 की पावर 3 1000 का, तो यहां आ जाएंगे, तो वो भी किसके बराबर? इसके। कुल मिला के इसमें 1000 का करो तो ये आएगा, इसमें 1000 का डिवाइड करो तो ये आएगा, और इसके बराबर ये है ही है। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है आपका ये, इसमें आपसे इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन समझो पहले आप। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर इस गेट को हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन द सर्किट। मतलब इस सर्किट को अगर हम डिजाइन करें किसकी हेल्प से? केवल और केवल नैंड की हेल्प से, तो मिनिमम कितने गेट यूज होंगे? तो यहां पर ये जो गेट है आपका, ये एग्जैक्टली नॉर गेट है। कौन सा गेट है? नॉर गेट। और इसको हमको बदलना है किसमें? नैंड में नहीं, नॉर ही रखना है, लेकिन यूज करना है नैंड का, क्योंकि नैंड और नॉर यूनिवर्सल होते हैं। तो नॉर गेट को ही बनाना है यूजिंग नैंड गेट, ठीक है? उसमें नॉर कहीं ना यूज हो, ना कहीं एंड, ना कहीं और, केवल और केवल क्या यूज हो? नैंड गेट। तो हमको नैंड गेट अगर यूज करके नॉर को डिजाइन किया जाए
जैसे क्वेश्चन आ जाए कि नॉर को डिजाइन करना है नैंड गेट का यूज करके, तो कितने नैंड गेट लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक टेबल देते हैं, ये आप याद रखें। तो यहाँ पे जो आपकी टेबल है उसमें ये कहा गया है कि ये लॉजिक गेट है, ये मिनिमम नंबर ऑफ गेट है, और ये मिनिमम नंबर ऑफ नॉर। ठीक है, ये नैंड है और ये नॉर है, और यहाँ पर ये आपके गेट लिखे कौन से, नॉट, एंड, और, एक्सऑर, एक्सनॉर, नैंड, नॉर, हाफ एडर, फुल एडर और सबट्रैक्टर। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो इधर, कि अगर हमको नॉट बनाना हो नैंड की हेल्प से तो आपका एक गेट यूज होगा। ठीक है, और अगर नॉट बनाना हो नॉर के यूज से, कहां 3-2, कहां 3-2, अरे वो भी सही कर देंगे। तो यहां पर क्या है, अगर हमें नॉट की हेल्प से नैंड या नैंड की हेल्प से नॉट बनाना है तो एक गेट, और अगर हमको नॉट बनाना पड़े नॉर की हेल्प से तो एक गेट। ठीक है, फिर हमारे पास एंड और, तो यहाँ 2-3 होता है, तो यहाँ 3 और 2 लिखेंगे। ठीक है, एक गलत लिख गया है, 3 और, ये सेम कैसे हो गई। ठीक है, ये 3 और ये 2, फिर ये 4-5, तो 5-4, 1-4, 1-4, ठीक ठीक। ठीक है, तो यहां पर अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमको एंड बनाना हो किसका यूज करके, नैंड का यूज करके, तो हमें 2 गेट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर हमको कौन सा बनाना था, नॉर, किसका यूज करके, नैंड, तो नॉर अगर बनाएंगे नैंड का यूज करके तो 4 गेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरी टेबल है, याद कैसे करोगे, तो ऊपर यहां देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद में आपको 2 याद रखने, 1 और 4, फिर इसके बाद 5 5 9 9। ठीक है, तो यहां पर जो 5 5 है वहां 5 5, उल्टा करोगे ना इनका, तो उल्टा क्या होगा 5 5, और 9 का करोगे तो 9 9, और यहां से इसको तो फिक्स रखेंगे, इन दोनों का रिवर्स कर देंगे, तो 3 2, इन दोनों का रिवर्स 5 4, इन दोनों का रिवर्स 4 1। ठीक है, लेकिन ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है भाई, इनको ऊपर नीचे कर दिए तो उससे काम नहीं होगा। तो यहां पर इसको कैसे, नॉट जो नॉट है वो सबसे पहला पढ़ते ही हो आप, फिर एंड, फिर आर के बाद एक्सऑर। यहां पे गलती बच्चे कर देते हैं कभी कभी, नैंड और नॉर यहां रखते हैं, तो यहां पे नहीं रखना आपको, कौन सा, नॉट, एंड, और, एक्सऑर, एक्स नॉर, और फिर नैंड और नॉर, फिर हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हाफ एडर बनाने के लिए नैंड गेट कितने जरूरत पड़ेंगे, ठीक है, तो हाफ एडर के लिए नैंड गेट हमको 5 जरूरत पड़ेंगे, और नॉर गेट वो भी 5 जरूरत पड़ेंगे। बात समझ पा रहे हो, तो हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर को चाहे नैंड से बनाओ चाहे नॉर से 5 गेट जरूरत, हाफ, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर को चाहे नैंड से बनाओ चाहे नॉर से कितने गेट जरूरत, 9। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि नैंड को नॉर से बनाए तो कितने जरूरत, और नॉर को नैंड से, तो नैंड को अगर हम नॉर से बनाएंगे तो 4 जरूरत, और अगर हम नॉर को नैंड से बनाएंगे तो 4 जरूरत। समझ पा रहे हो, ऐसे यहां से आर को बनाए नैंड से तो 3 जरूरत। क्लियर है कि नहीं, तो आपको ये टेबल रट लेनी है। समझ पा रहे हैं कैसे रटेंगे, 1 2 3 4 5, 1 4 और 5 5 9 9, फिर पहला 1 ऐसे ही लिखेंगे और फिर रिवर्स कर देंगे, तो 3 2 5 4 4 1 5 5 9 9। क्लियर है, इधर लिखेंगे नैंड और इधर लिखेंगे, इसमें भी उल्टा नहीं कर देना आप, इसमें पहले नैंड, इसमें पहले नॉर, इधर भी नैंड, नॉर, एंड, और। समझ रहे हो कि नहीं, सीक्वेंस याद रखो, एंड वाला काम पहले होगा, आर वाला काम बाद में होगा। समझ पा रहे हो, समझ रहे, ऐसे समझो किसी को बहुत सारा होमवर्क दिया गया, तो जिसने सब कुछ किया है उसकी प्रायोरिटी पहले, जिसने थोड़ा बहुत किया उसकी प्रायोरिटी बाद में। आर का मतलब होता है ना थोड़ा बहुत,
तो यहां पर इसकी प्रायोरिटी बाद में, इसकी पहले। ऐसे यहां भी एंड नैंड की पहले और नॉर की बाद में। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से अब कितना आंसर आपको बदलना है, नॉर को नैंड की हेल्प से। तो नैंड की हेल्प से नॉर बनाएंगे तो 4 गेट। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स 4। क्लियर है? अगला है आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन का मतलब समझते हो आप? जो आप ये पढ़ते हो, ऐसा हमने पढ़ाया आपको, इंस्ट्रक्शन कोड का फॉर्मेट, मोड बिट, ऑप कोड, और ये तो ये कहीं ना कहीं सेव होता है ना। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, वो इसको रीड करता है कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, और जहां सेव होगा, कहाँ, मेमोरी में सेव होगा या रजिस्टर में सेव होगा, तो उसको उठाने को बोलते हैं फेच करना। उसको उठाने को क्या बोलते हैं? फेच करना। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि फेच करो फिर एग्जीक्यूट करो। इसको जहां ये सेव है, पहले हमने इसको उठाया, उठाने के बाद इसमें हमने पढ़ा क्या हमको करना है, फिर वो काम हमने किया। तो इन दो ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? फेच करना और एग्जीक्यूट करना। तो ये सब कौन करता है? सीपीयू। तो ये कह रहे हैं कि कहा ये टाइम जो है, क्या कहते हैं इस टाइम को, मतलब जो फेच करने में और एग्जीक्यूट करने में लगता है, इस टाइम को बोलते क्या है? तो इस टाइम को सीपीयू साइकिल। ठीक है, डिले टाइम का मतलब ये होता है जो देरी होती है। डिले टाइम का मतलब होता है जो देरी लगती। जैसे मान लो एक, जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक ये फेच हो रहा है, तब तक दूसरा वाला वेट कर रहा होगा। तो उसको वेट करने में अगर मान लो 5 मिलीसेकंड लगा, जब तक वो एग्जीक्यूट होगा नहीं तब तक दूसरा आएगा नहीं, और दूसरे को जितना समय वेट करना पड़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं डिले टाइम। उसको क्या बोलते हैं? डिले टाइम। और यहां पर है सीक टाइम। तो सीक टाइम का मतलब क्या है कि जैसे आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, आपके पास इस तरीके से हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो जब हार्ड डिस्क होती है तो यहां पर आपके पास इस तरीके से एक हेड लगा होता है। इस तरीके से क्या लगा होता है? हेड। तो जैसे जब इसमें से डेटा पढ़ना होता है तो ये तो अपने एक्सिस पे ही घूमती है, तो ये जो हेड है ये आगे पीछे होता है। ये जो हेड होता है ये क्या होगा? जैसे डेटा यहां पर है तो हेड थोड़ा पीछे खिसक जाएगा, डेटा यहां पर है तो हेड आगे। जैसे आप सीडी देखते थे ना, सीडी, तो सीडी में आप देखते होंगे कि बीच में केवल साइकिल होता था और डेटा जो है वो ये सब पूरा स्टोर होता था। अगर आपने कभी बहुत ध्यान से देखा होगा तो एक ऐसे लाइन सी दिखती थी आपको, ठीक है, ऐसे आपको लाइन सी दिखती थी। तो अब होता क्या है, ये तो अपने एक्सिस पे ही मूव कर रही होती, ये तो आगे पीछे बढ़ती नहीं है। तो अब जब डेटा मान लो यहाँ पे रीड हो रहा होगा, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, तो जो इसके नीचे हेड होता है वो आगे पीछे खिसकता है, ठीक है। तो जब जैसे यहां से मान लो अभी यहां पर है 0 पोजीशन पे, अब उसको डेटा यहां पर रीड करना है, तो यहां से खिसक के यहां पे आएगा, तो उसको आने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं सीक टाइम। बात समझ पा रहा है? तो सीक टाइम कब? हार्ड डिस्क में आप कह सकते हो। तो जब सीपीयू से रिलेटेड है तो आप इसको क्या बोलोगे? सीपीयू साइकिल। क्लियर हो गई बात? रियल टाइम का मतलब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो जो भी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा होता है तो उसको वेटिंग टाइम और प्लस एग्जीक्यूशन टाइम, दोनों टाइम मिला करके जब पूरा कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं रियल टाइम। मतलब ऐसे कह सकते हो ये ओएस का टॉपिक से है, ये आपका मेमोरी के टॉपिक से है, ठीक है, और ये आपका डिले टाइम, ये भी ओएस से कह सकते हो, और ये आपका प्रोसेसर से रिलेटेड है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये आपके टाइम। अगला देखें, अगला है इक्विवेलेंट। ये तो यहां पर आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो? x प्लस एक्स बार वाई। तो अभी हमने लगाई थी थ्योरम x प्लस एक्स बार और x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 1, तो आपका रिजल्ट
x प्लस वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक्सॉर करना है आपको। क्या करना है? एक्सॉर। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो 4 मतलब 0 0 0 1 00, ए मतलब 10 10, सी मतलब 1 1 0 0 और 0 0 मतलब 0 0, फिर बी मतलब 10 11, 5 मतलब 1 0 1, 3 मतलब 0 0 और एफ मतलब 1 1 1। अब हमको इनका एक्सॉर कर देना है। ठीक है, तो 0 1 का एक्सॉर 1 होता है, 1 1 और 1 1 1 1। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 टाइम अप। समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ करना नहीं आपको, बिट्स का एक्सॉर करना। तो 0 और 1 का एक्सॉर 1। ऑड नंबर ऑफ 1 होते हैं तो 1 आता है, तो ये सारे ऑड नंबर में 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये सब आ जाएगा। तो आंसर आपका एफ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? बदल भी सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, ऐसे 2 नंबर दिए हो, एक्सॉर आपको करना हो, तो अगर बाय द वे यहां पर भी 1 होता तो 1 1 0 हो जाता, फिर इसको 7 लिखते, 0 1 1 1। समझ पा रहे हैं? बस ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके थे इसमें। क्लियर हो गई बात?